एक बार फिर पद्मश्री दीपा मलिक जी आपका और बीके हुसैन जी आपका हम स्वागत करते हैं और बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप इस कॉन्क्लेव में, इस मंच पर हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम आप दोनों से कर रहे हैं। एक अलग ही चमक बीके हुसैन जी आपके चेहरे पर मैं देख पा रही हूँ। कहीं इसके पीछे का राज मेडिटेशन तो नहीं? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आप सबने ये बहुत सुंदर कॉन्क्लेव आयोजित की है और मेरे साथ आदरणीय बहुत मीठी मेरी बहन दीपा मलिक जी हैं जो अपने में ही एक उदाहरण है। तो जब आपने कहा कि चमक देखते हैं तो मुझे तो आप सबके चेहरों पर भी चमक दिखाई दे रही है और जब हम उस चमक को मेडिटेशन के माध्यम से रोज उस फ्लेम को जगाते हैं तो वो सबको दिखने लगती है। तो हाँ, मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं और उसका असर हमारी आंतरिक खुशी पर पड़ता है जो चेहरे की चमक में बदल जाता है। जब हम मेडिटेशन की बात कई बार करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद जब हम सफेद कपड़े पहनेंगे तब हम मेडिटेशन कर पाएंगे और जब हम काले कपड़े पहनेंगे तो शायद मेडिटेशन से दूर होंगे। जब हमारा समय आएगा, जब ये माइक नहीं होगा, जब जॉब नहीं होगी, जब फ्री होंगे ना, तब हम इनकी तरह सफेद कपड़े पहनकर आश्रम में योग लगाएंगे। लेकिन अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि वास्तव में मेडिटेशन या योग है क्या। ये कोई ऐसी विधि नहीं है कि जहां पर हम अपने संसार को छोड़ दें, घर बार को छोड़ दें। हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करते हैं और इसमें हम स्वयं को जानते हैं, यानी अपने आप से मुलाकात करते हैं। जैसे आज आपने हमें बुलाया है, मुलाकात करी है और हम सब एक दूसरे से टीवी के माध्यम से मुलाकात करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से मुलाकात करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने अपने आप से मुलाकात करी है? आज अपने आप से खुद बात करी है या सिर्फ आपके पास एक टू डू लिस्ट है कि मुझे अभी ये करना है, ये करना है, ये हुआ नहीं था, ये होना चाहिए? लिस्ट है। तो मेडिटेशन का जो पहला सरल जो हम कार्य करते हैं वो केवल अपने आप से पहले मिलते हैं, अपने लिए कुछ क्षण निकालते हैं। अपने परिवार के लिए निकालते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने लिए निकाला, मैं कैसी हूं, मैं ठीक हूं। और जब अपने आप से मिलते हैं तो पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो एक बहुत सरल विधि है राजयोग की, जब हम अपने आप को आत्मा निश्चित करते हैं, अपने रोल्स, अपनी जिम्मेवारियां, अपने रिलेशनशिप से अलग होकर, अपने आप से रूबरू होकर अपनी अंदर की शांति को अनुभव करते हैं। कुछ क्षण की बात होती है और उसका जो असर है वो हमारे पूरे दिन पर पड़ता है, हमारे जो दिनचर्या में हम लोगों से मिलते हैं, हमारे स्वभाव पर पड़ता है, संबंधों पर पड़ता है और कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। तो जो योग करेगा वो प्रेशर में रहते हुए भी खुश रह पाएगा। और अगर आपके पास समय होगा तो मैं आपको 2 मिनट उस विधि का भी अनुभव कराना चाहूंगी। जरूर मैम। तो आप सभी बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक बहुत सरल विधि करते हैं। जो यहाँ बैठे मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप भी 2 मिनट के लिए एकाग्र होकर बैठ जाएं। फोन तो आपके पास रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट अपने लिए निकालें। आपका जो भी कार्य है हो सकता है और वो अच्छा हो जाए। तो थोड़े समय के लिए आप भी बैठे, एकदम रिलैक्स होके बैठे। कोई आपको इस प्रकार के हट की आसन की आवश्यकता नहीं है, जहां कहीं भी है कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो वो भी जहां बैठा है आराम से बैठ जाए। सोफे पर है, बिस्तर पर है, जहां पर भी है आराम से बैठ जाए। चाहे तो अपनी आंखों को खुला रखें, अन्यथा अपनी आंखों को बंद कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब केवल अपने मन को देखें कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में चल क्या रहा है, कौन कौन सी बातें चल रही हैं। काम की बात चल रही है, कोई टेंशन है, कुछ करना है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अभी आप क्या सोच रहे हैं उसे देखें। अब अपने आप से पूछें कि जो मैं सोच रही हूं, क्या मुझे ये सोचना अभी जरूरी है?
जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये लाभदायक है? क्या ये बात काम की है? क्या इसके बारे में मैं अभी कुछ कर सकती हूँ? क्या ये बात मैं थोड़े समय के बाद सोच सकती हूँ? तो आप पाएंगे कि हाँ, हम इन सब बातों को थोड़े समय के बाद सोच सकते हैं। अपने मन को कहें कि मैं इन सब बातों के बारे में सोचूंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद ये कुछ क्षण मैंने अपने आप से जुड़ने के लिए निकाले हैं और केवल एक विचार मन में लेकर आए, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत आत्मा हूं। और देखें कि आपके मस्तक पर बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सितारा है, अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट। और महसूस करें कि आपके मस्तक से शांति के वाइब्रेशंस निकल आपके चारों ओर फैल रहे हैं और चारों ओर का वातावरण भी शांति से भरता जा रहा है। बस कुछ पलों के लिए अगर और बातें मन में आती हैं तो बहुत प्यार से अपने मन को याद दिलाएं, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत आत्मा हूं। और धीरे धीरे इसी अनुभव को मन में रखते हुए जब हम बात करेंगे, जब बैठेंगे, तो स्थान यही है, लोग यही हैं, लेकिन अब अपने मन को देखेंगे तो हमने थोड़ा सा शांति का अनुभव किया। आप में से कितनों ने थोड़ा भी शांति का अनुभव किया हो तो हाथ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे हाथ जो हैं, और आई थिंक ऑलमोस्ट सबने हैंड रेज किया। और आप जरूर ये अनुभव करेंगे कि जब आपने पहले अपने मन को देखा था तो बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन अभी विचार तो है लेकिन उनकी जो मात्रा है वो कम हो गई है, संख्या कम हो गई है। इसका मतलब हम बैठे होते हैं और एक्स्ट्रा सोच रहे होते थोड़ा हैं, ये हल्का लग रहा है अभी। ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो जब हम बीच बीच में अपने आप से जुड़ते हैं तो हम लेस थिंकिंग करते हैं, राइट थिंकिंग करते हैं और बेस्ट थिंकिंग करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बीच बीच में अपने आप से जुड़ना कितना ज्यादा जरूरी है, खुद को समझना, खुद को वक्त देना। अब ये मत सोचिए कि हमारे पास समय नहीं है, वो समय कभी नहीं आएगा, समय निकालना पड़ता है। और जब आप खुद को वक्त देते हैं, शांत मन से काम करते हैं, तो आप दीपा मलिक जैसे भी शख्सियत बनने का मादा रखते हैं, जिनके पास, आई थिंक मैम अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाफ सेंचुरी है आपके पास अवार्ड्स की, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों मिला दें तो हाफ सेंचुरी से ज्यादा ही होंगे, थोड़ी ज्यादा। तो दीपा मलिक जी ने उम्र के उस पड़ाव में अपना करियर शुरू किया जब ज्यादातर खिलाड़ी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। क्यों दीपा मैम? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हरियाणा न्यूज का। मुझे बहुत अच्छा लगा आज सिस्टर के साथ, हुसैन ब्रह्मा कुमारी जी के साथ बैठी हूँ मैं, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आप अपने आप के साथ वक्त निकालो, अपनी आत्मा को शांत करो। और हम खिलाड़ी हैं, आपके सवाल का तो मैं जवाब दूंगी ही, लेकिन बाहर से ऐसे लगता है कि खिलाड़ी तभी अच्छा खेल पाता है जब जोश होता है, चिल्लाहट होती है, और खिलाड़ी एक अच्छी अचीवमेंट तभी कर पाता है जब उसके अंदर एग्रेशन होता है। लेकिन जब मैं सीरियसली इस ट्रेनिंग में गई और मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बहुत करीब से देखा, तो फर्क ये महसूस हुआ कि अब तक मैं बड़ा मेडल क्यों नहीं जीत पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में अपने आप से मिलना कभी शुरू ही नहीं किया। और पहली एक्सरसाइज जो हमें हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कराई जाती है वो विजुअलाइजेशन की होती है। आंख बंद करके आप उस स्पोर्ट को शांत मन से खेलते हैं, बाहर की जो आवाजें हैं उनको शांत करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये मेडिटेशन हर खिलाड़ी करता है, क्योंकि जब आपका दिल तेज धड़क रहा होता है, आप कंपटीशन में होते हैं, वो 1 इंच, वो 1 सेकंड मायने रखता है।
जो आपको कभी कभी तो आधा फ्रैक्शन ऑफ अ सेंटीमीटर से आपका डिस्टेंस आपको विनर बना देता है या लूजर बना देता है। और उस वक्त जो कामनेस की जरूरत होती है, जो मन को बांधने की और अपने भाव को बांधने की, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिस एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने करी, या फिर मैं यूं कहूं कि अपने जीवन की तकलीफों में, क्योंकि बार बार अपंगता ने दस्तक दी, बचपन में ट्यूमर हुए, फिर बड़े होके हुए, फिर बिटिया का एक्सीडेंट हुआ, वो उसको डिसेबिलिटी आई। तो ये बार बार जब हम इस धारणा को महसूस भी कर रहे थे और लोगों की सामाजिक सोच को भी हम देख रहे थे, तो यही एक बहुत सारा शोर था हमारे चारों तरफ कि माँ बेटी अपंग हो गई, ये हो गया, हो गई, आगे क्या होगा। तब भी मुझे लगता है कि आत्मा को शांत रखना और अपनी जो जीवन को एक दिशा देना। और आपने कहा कि मैंने 40 वर्ष पे खेलना शुरू किया, मुझे लगता है कि वो जो जरूरत थी इन आवाजों को खामोश करके अपनी अंदर की आवाज से ये कहना कि दीपा को सिर्फ अपंग कोई नहीं देखेगा, बहुत बड़ी बात। उसे अपंग समझ के धिक्कारेगा नहीं, नाकारेगा नहीं, और मुझे तो एक माँ हो कि बेटी को भी एक जीवन दर्शन देना है। तो वहां से वो नीड शुरू हुई और मुझे लगता है मुझे मौके थोड़ी देर से मिले। मैं 30 वर्ष की आयु में व्हीलचेयर पर आई और जब तक मुझे खेलों के बारे में पता चला 35-36 साल की मैं हो चुकी थी। और सबसे मजे की बात यह है कि खेलों ने जब मुझे एक्सरसाइज करानी शुरू करी, तो जो एक्सरसाइज इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं हॉस्पिटल में किया करती थी, जब मैं उसे स्टेडियम जाके और जिम में करने लगी तो मैं पेशेंट से पैरालंपियन बन गई। और अभी आपने कहा कि मुझे अपनी अगली पीढ़ी को भी जीवन दर्शन देना था। जी। आपने युवाओं को जीवन दर्शन दिया, आपने मतलब भारत के हर एक खिलाड़ी को जीवन दर्शन दिया। मैम बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं आपसे और सौभाग्य है, हम बार बार कह रहे हैं हमारा सौभाग्य है कि आप इस मंच पर हैं। आपने जिस शोर का जिक्र किया कि जो एक शोर उठता है अंदर से, कैसे उसको दबाना है, आगे बढ़ने की लालसा को लेकर, जहां तक मैं समझ पाई आप बोल रही थी। हुसैन मैम आपसे मैं इस पर बात करना चाहूंगी, भीतर के उस शोर को दबाने के लिए और उस चीज को भुनाते हुए आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, आपने कहा कि भीतर के शोर को दबाना है। मैं आपसे कहूंगी कुछ ना दबाइए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। अच्छा। तो हमें शोर को दबाना नहीं है, ये समझ लेना है कि शोर बाहर है लेकिन मैं अंदर से शांत हूँ। कंफ्यूजन तब आता है जब हम सोच दूसरों की बातें, जो वातावरण में हो रहा है, जो हलचल है, जो शोर है, अभी दुनिया में देखिए कितना कुछ चल रहा है, उससे मैं अपने आप को जोड़ लेती हूँ और ये भूल जाती हूँ कि मैं अलग हूँ। अगर आपने किसी भी चीज से अपना अटैचमेंट कर लिया तो आप सदा हिलते रहेंगे। जी। और मजे की बात यह है कि जब आप तूफान में पड़े होते हैं तो तूफान से बचने का तरीका क्या होता है? अगर आप भंवर में फंस जाएं और भंवर से निकलने का प्रयास करें तो आप भंवर में और फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप भंवर के बीच में आ जाएं तो बीच में साइलेंस होता है, बीच में शांति होती है, सेंटर पॉइंट होता है। इसी तरह कई बार हम जब उलझन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं खास करके, तो हम सोचते हैं चलो कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ बात कर लें, कुछ और कर लें। लेकिन अगर हम भीतर की ओर आ जाएं, सेंटर्ड हो जाएं, जैसे हम कहते हैं कि उस शोर को समझ लें कि ये शोर है लेकिन मैं इससे अलग हूं, मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूं। और आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, और अद्भुत शक्ति है मुझ में। अपनी शक्तियों का जब हम सिमरण करते हैं तो आप देखेंगे आत्मा शक्तिशाली है तो इस देह को भी चला लेगी,
जो आप सोचते हैं वो आप जीवन में कर पाएंगे। तो स्ट्रेस के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो अपने आप से हम जुड़े, अपने को आत्मा निश्चित करें, ये डिसाइड कर लें कि जो कुछ भी हो रहा है ये परिस्थिति से बड़ी मैं हूँ, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मेरे पास है। और दूसरी बात ये भी देखें कि ये शोर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम पॉज नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे कि सारा समय जब हम उठते हैं तो या तो फोन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, टीवी के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को हम इनपुट में लगा रहे हैं जी। तो जब इतना सारा अंदर जाएगा तो कहाँ जा रहा है वो? आपने इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा, वो अंदर जाके क्या करेगा आप ये सोचिए, और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम अपने भीतर डाल रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये बात मैं कहूंगी कि हर एक व्यक्ति पहले तो सुबह उठ के थोड़ा समय अपने साथ साइलेंस में गुजारे, और फिर कुछ आध्यात्मिक जिसे कहते हैं उसकी हम ब्रह्मा कुमारीज में रोज ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्ञान सुबह नहीं सुना तो फिर क्या सुना? बिल्कुल अज्ञान सुना। तो जो भीतर जाएगा वो फिर असर दिखाएगा। इसलिए जब हम मेडिटेशन और ज्ञान की तालमेल बनाते हैं तो इट इज लाइक हैविंग गुड फूड फॉर द बॉडी एंड एक्सरसाइज, तो नेचुरली यू हैव अ गुड बॉडी। सिमिलरली जब आप अपने लिए गुड इंफॉर्मेशन, गुड नॉलेज अपने मन को देते हैं कॉन्शियसली और योग करते हैं, यानी अपने साथ जुड़ते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, यू हैव अ हेल्दी माइंड, यू हैव अ हेल्दी सोल, तो कोई भी परिस्थिति आती है आप उसे फेस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी डेफिनेशन हम स्ट्रेस की देते हैं कि पहले तो ये फिजिक्स का हिस्सा था, अब हमारे जीवन का हिस्सा है। जी, जी। तो स्ट्रेस के लिए कहते हैं प्रेशर अपॉन द एरिया, यानी इसको अगर आप जीवन के स्ट्रेस के बारे में देखेंगे तो परिस्थितियां हैं और जो हमारी शक्ति है, रिजिलियंस है। तो अगर मुझे प्रेशर को कम करना है तो मेरे पास दो बातें हैं, या तो स्ट्रेस को कम करना है तो दो बातें हैं जी। या तो मैं प्रेशर को कम कर लूं। अब मेरे प्रेशर हाथ में नहीं है, लोगों का रवैया मेरे हाथ में नहीं है, जो चारों ओर बातें हो रही हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मेरी खुद की रिजिलियंस को मैं बढ़ाऊं। बिल्कुल। तो रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए मुझे कार्य करना है, जिसमें मेडिटेशन, साइलेंस एंड गुड इंफॉर्मेशन ये बहुत बहुत जरूरी है। और जो ऐसा करता है तो आपकी गुड स्लीप भी होती है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं। लोग आधा अधूरा सो रहे हैं, सोते जब सोने का टाइम है तो किसी तरह नींद थक कर सोने की कोशिश करते हैं, जब तक गहरी नींद आती है तब तक आप उठ जाते हैं क्योंकि उठने का टाइम है। जी, जी। और वो कैफीन के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से हम जागृत रहते हैं, और जब तक जागते हैं तब तक जाने का टाइम आ जाता है। तो ये जो हमारी स्लीप साइकिल गड़बड़ हुई है क्योंकि मन गड़बड़ हुआ है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान मैं इस पे देना भी आऊंगी, पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस को लेकर, आध्यात्मिकता पर भी मैं आपसे और बात करना चाहूंगी। मैम, एक बार आपकी तरफ हमने बात किया, आपने किस तरह से करियर की शुरुआत की, क्या मुश्किलें पेश आई आपने उसका जिक्र किया, लेकिन अब जो आपकी नई पारी है 53 की उम्र में आपने एकदम अलग करियर बना लिया, अब आप कॉर्पोरेट जगत के लिए जानी जाती हैं, आप सोशल वर्क की तरफ आगे बढ़ी हैं, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, अभी हमने इतनी बातें सुनी कि आप एज इज जस्ट अ नंबर को आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन का इनपुट लेते हैं और उसका आउटपुट आपका क्या रहता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। बिकॉज जब मैं छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ तो मुझे लोगों ने मेरे शरीर के लिए पहचाना जी। और अभी आपने सुना कि हम एक्चुअली एक आत्मा है, और आत्मा बिल्कुल कि बॉडी कैन बी पैरालाइज्ड, आत्मा को तो पैरालिसिस नहीं होता, नहीं कर सकते, आपके बिल्कुल, थॉट्स को नहीं बिल्कुल, होता, बिल्कुल। आपकी इनर जो कॉन्शियस है उसको पैरालिसिस नहीं होता। सो यही एक प्रयत्न रहा है, और आई थिंक यही मैसेज लेके आपका सोशल सर्विस, मुझे लगता है कि आज का जो विकसित भारत का सपना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और वो चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहे और होगा भी, क्योंकि संसार का सबसे युवा देश है भारत। और विद दिस इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन
आज के बच्चों को राइट्स बहुत जल्दी पता चल जाते हैं जी कि बिल्कुल। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, अधिकार। इंफॉर्मेशन ये है। क्या वो उतना वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को जानने में भी दे रहे हैं? बड़ी बात। तो ये एक मुद्दा है कि लोग कहते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं, 1/3 हिस्से कैसे। तो अब मुझे लगता है कि विद बेटर प्लानिंग, विद बेटर अडेप्टेबिलिटी, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच, एक अपने आप को पहचान कर अपनी सेल्फ वर्थ में सेल्फ बिलीफ रखते हुए जी आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और यही मैसेज युवाओं के लिए मैं लेके काम कर रही हूँ, जिसमें खासकर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जी। दिव्यांग व्यक्ति वैसे ही एक नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाता है और फिर उनको, हमारा 80% भारत गांव में रहता है, तो इतना उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे इतनी सुंदर पॉलिसीज बनकर आ गई हैं, खेलों में पॉलिसी बराबर हो गई है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं। अब तो अपंग कहते ही नहीं है, प्रधानमंत्री के दिव्यांग कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना अपॉर्चुनिटीज है। अगर एक 40 साल की महिला घर से निकलकर 1/3 शरीर से खेलना शुरू करती है और फिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडल भी जीत कर ले आती है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये देश अवसर का देश है। ये देश में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करके देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। तो यही एक मैसेज है जो मैं युवा पीढ़ियों के लिए और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए, और खाली मैसेज नहीं है, हम उनके लिए सॉल्यूशन फाइंडिंग भी करते हैं। जैसे उनका करके दिखाया है, हाँ, केवल मतलब, संदेश नहीं बल्कि करके एक तो दिखाया है। लीड विद एग्जाम्पल किया है जी और फिर आपने कहा कि रोल, मुझे लगता है कि कंटेंटमेंट वो अच्छा है जहां पे आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके नीच नहीं समझते। बिल्कुल, बिल्कुल। कंटेंटमेंट वो अच्छा नहीं है जो आपकी ग्रोथ को और आपके बेटर वर्जन इन्वेंशन को रोकते। तो इसी प्रयत्न में मैंने अपने रोल्स को हमेशा नए तरीके से डिफाइन किया है, हमेशा सीखने की, क्योंकि जो चेंज है वो निरंतर है। जी और अगर आप चेंज के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे और नई चीजें नहीं सीखेंगे तो आप थम जाएंगे। सीखने की चाह हमेशा बरकरार है। हमेशा बरकरार। जी। जब मैं 50 साल की आयु में मैंने खेलना, जब पूरा अपनी जो जिम्मेदारी थी कि तिरंगे को मुझे कौन कौन से पटल पे ऊपर लेके जाना है, जी जब मुझे लगा कि एक वो ड्यूटी पूरी हो गई है, जी। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर रुख किया। वो कहते हैं ना कि द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। हाँ। मुझे पता है कि क्या असुविधाएं होती हैं या महिलाओं को क्या चैलेंजेस आते हैं, और महिलाओं को ये करना है, हर सिटीजन को ये करना है कि वो इकोसिस्टम में अपना क्या योगदान दे सके। ले तो बहुत लिया, मेडल ले लिए, अवार्ड्स ले लिए, बिल्कुल कैश अवार्ड्स ले लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिए, बिल्कुल। लेकिन बदले में दिया क्या? तो ये देने का एक प्रयत्न शुरू किया, जिसमें मैं पहले पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी। मेरे मेडल के बाद, जो 2016 में एक ही महिला मेडल था, 14 अन्य मेडल मात्र 8 साल में बने, जो कि आजाद भारत के आज तक 2016 तक नहीं बने थे। महिलाओं के मेडल आने लगे हैं, महिलाएं ज्यादा खेलने लगी हैं, बिल्कुल। और इकोसिस्टम में महिलाएं आने लगी हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी भी है कि भारत से पहली बार एक खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी, या यूं कहूं कि एक महिला अंतर्राष्ट्रीय एशियन पैरालंपिक बोर्ड में भी गई, क्योंकि अब भारत को प्रतिनिधित्व करना है। बिल्कुल। वसुदैव कुटुंबकम है। ड्यूटी मात्र आपकी कॉलोनी, आपके घर तक सीमित नहीं है, आपको पूरे संसार में एक, वो कहते हैं ना, मेरे पिताजी ने मेरा नाम दीपा रखा, और हमने इस अपने कॉन्क्लेव का आगाज भी एक दिया जला के किया। आपका नाम दीपा रखा और आपने उसको सार्थक और, कर दिखाया। आपने सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का नाम तो रोशन किया। पिताजी के लिए एक कविता लिखी है जी कि मेरा नाम क्या सोच के दीपा रखा होगा, जी कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, क्या बात है। आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, जी। दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा। जीवन के किसी संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, एक उम्मीद का नया दिया जलाना।
क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। इन पंक्तियों को लिखा है आपने मैम, जिया है आपने, जिया है आपने, इसको सार्थक कर दिखाया है। और अभी आपसे बातचीत में दो अहम बिंदु जिस पर मैं आगे आप दोनों से बात करूंगी, मुझे दे दिया पूछने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करूंगी मैं। और एबिलिटी इज स्टेट ऑफ माइंड, है ना, आपकी क्षमता आपके मन पर निर्भर करता है। ये दीपा मलिक जी आपको संदेश दे रही हैं, हमारे दर्शक जिसके भी मन में कि दीपा मलिक ने कैसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, करके दिखाया और अभी भी कर रही हैं। नए सेक्टर में आप अब इस नई पारी में हाँ, जब मुझे आप अपना करियर बना रहे हो। मुझे जब पैरालंपिक कमेटी का दायित्व दिया गया, वो मेरे लिए बड़ा नया रोल था। जब आप अकेली खेलती हैं तो आपको सिर्फ एथलेटिक्स की तैयारी करनी है, जैसे आप शॉट पुट फेंक रही हैं या आप जेवलिन फेंक रही हैं। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन हेड के रोल में काम करती हैं तो फिर आपको पैरा कनोइंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा शूटिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, अन्य खेलों के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तभी तो आप सही मायने में डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप प्रपोजल्स बना पाएंगे। जब तक आपको कौन से गेम में क्या असिस्टिव एड, क्या इक्विपमेंट लगना है, तो और मीटिंग्स कैसे बुलानी है, बजट कैसे सेट करना है, प्रपोजल्स कैसे बनाने हैं, तो ये सब तो मैं माँ के पेट से तो सीख के आई नहीं थी, कभी ऐसा काम किया भी नहीं था। तो फिर मैंने 53 साल की उम्र में अपने आप को एक गुड गवर्नेंस कोर्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एनरोल किया। मैंने 1 साल का कोर्स किया, उससे मुझे बहुत मदद मिली और उसने मेरे लिए और दरवाजे खोल दिए। देखिए, जब भी आप सीखते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। 3 डॉक्टरेट भी लिए आपने। हाँ, मुझे पढ़ाई करी, बहुत पढ़ा है मैंने, मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे अब आप डॉक्टर दीपा मलिक कह सकते हैं। क्योंकि सीखता, मैं तो कहती हूँ सीखती रही और जीतती रही, और किसी भी परिस्थिति में अपने मनस्थिति को पॉजिटिव रखा जी। और कोई भी चेंज आया जिंदगी में चैलेंज के रूप में, क्योंकि चेंज को हम पहले चैलेंज के रूप में देखते हैं जी। हमेशा जब भी कोई बदलाव आता है लोग उससे डर जाते हैं। मुझे लगता है बदलाव जब भी आता है वो अच्छे के लिए आता है। ठीक है, बदलाव जब भी आता है वो अच्छे के लिए आता है, और उस अच्छे मौके को आप किस तरह से बुनाते हैं, सारा खेल यहीं का है। एक बहुत ही क्विक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगी मैम, इसी को लेकर। एबिलिटी इज स्टेट ऑफ माइंड, आपकी क्षमता आपके मन पर निर्भर करती है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी थोड़ा अगर आप गाइड करें। देखिए, बिल्कुल राइट, आपने अपने जीवन का उदाहरण जो दिया है, और हम सब के लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और इनसे हम सीख सकते हैं 2 बातें जो आपने महत्वपूर्ण बताई हैं। एक तो यू हैव टू बी अ स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग। जहां आपने सोच लिया कि मैंने सीख लिया है सब कुछ, वहां आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे और वहां पर जीवन खत्म हो जाता है जी। फिर आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। जीवन उसे कहा जाता है, एक बच्चा है वो होप पर जीता है। आप देखिए, जब बचपन में आपके पास कुछ नहीं था, आप होप पर जी लिए थे, क्योंकि आपने सोचा था मैं ये करूंगा, ये सीख लूंगा। तो ये जो होप है, एंथुजियाज्म है, सीखने की जो एक लालसा है, वो हमें आगे बढ़ाती है। और ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे सामने जो जीवंत है। तो सबसे पहली चीज है कि कभी आप अपनी एज से, अपनी परिस्थितियों का और उससे अपना मापदंड ना करें। आप उससे काफी शक्तिशाली हैं, और आप जो सोचेंगे वो आप कर सकते हैं। तो अपने लिए एक गोल निश्चित करिए। कई बार हम अपने लिए गोल निश्चित ही नहीं करते, जिंदगी बीत जाती है और फिर हम सोचते हैं कि हुआ क्या। और खासकर जब आप महिलाओं की बात करती हैं, तो कई बार बहुत सी महिलाओं को हम देखते हैं कि भले वो आज एक कॉर्पोरेट जॉब में है, चाहे किसी भी कार्य में है, लेकिन महिला की फिर भी जिम्मेवारी होगी कि वो घर पर जाए, बच्चों को देखे। महिला की जिम्मेवारी होगी कि वो देखे कि घर पे भोजन बना है, घर ठीक ठाक है। एक नारी काम से लौटकर काम पर ही लौटती है। एग्जैक्टली तो महिलाओं का एक अद्भुत सा आप देखेंगे कि एक जीवन है कि वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो कितने भी बड़े ओहदे पर आ जाए, लेकिन फिर भी उससे पूछा जाएगा कि बच्चों की जिम्मेवारी उसकी है, भोजन की जिम्मेवारी उसकी है। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमारे भाइयों को कहती हूँ कि भाई भी ये करते हैं, लेकिन भाई आकर थक कर बैठ सकते हैं, लेकिन महिला को जाकर देखना, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसे हम कह नहीं सकते, इसको हम नकार नहीं सकते। हाँ, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को सबका ध्यान रखना है, क्योंकि
जो महिला है वो नींव देश की है, वो बच्चों को जो शिक्षा देती है, जो बिहेवियर करती है, वही नींव बनते हैं भारत देश की। इसीलिए उसे पहले अपना ध्यान रखना है। कई बार वो ध्यान रखते रखते सब कुछ मैनेज करते हुए अपने को खो देती है और अपने को लास्ट में लेकर आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाएं, तो मैं यही कहूंगी कि अपने को प्रायोरिटाइज करें। बिल्कुल। तो आप इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके आधार से ही घर चल रहा है, आपके आधार से कार्य भी चल रहा है। तो अपने लिए समय निकालने में कभी भी बिल्कुल संकोच ना करें। और वो समय है अपने मेंटल वेलनेस को भी देखें, अपनी सोशल वेलनेस को भी देखें। ऐसा नहीं कि जिंदगी बीत जाए और आपके जो दोस्त थे, आपकी जो माँ थी, आपके पिता थे, आप उनसे समय ही ना बिता पाए और बाद में आपको लगे मैंने समय बिताया होता। और जब आईने में निहारे तो उसे देखे जिसे देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो वो सोशल की भी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। कोई अब हमें रीच आउट करना होता है अपने लव्ड वंस को, जो आप प्रायोरिटाइज करते हैं। साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी देखें, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे हमारी हर प्रकार की जो चीज है उसको हम जरूर ध्यान पे रखेंगे। तो आप पाएंगे कि जब आप सक्षम हैं तो आपका जो अंदर का एम्पावरमेंट है वो आपके बिहेवियर और आपका जो लालन पालन और जो पोषण कर रहे हैं आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का, वो उनके ऊपर आप अच्छी रीति से उस रोल को निभा पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट द रोल, यू आर अ सोल। तो सोल का ध्यान रखेंगे तो रोल अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बेहतरीन बातचीत रही मैम आप दोनों के साथ ही, बहुत कुछ सीखने मिला। पहले से आप लोग सिखाते आ रहे हैं और यहाँ पर आए सौभाग्य रहा इस बातचीत के जरिए हमारे दर्शकों तक हम वो चीज पहुंचा पाए कि कैसे आप अपने लाइफ में गोल सेट करें और उसके लिए प्रयासरत रहें। केवल गोल सेट करके सोना नहीं है या ऐसे रील स्क्रॉल नहीं करना है, कदम बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है। जैसे कि दीपा मलिक मैम ने कहा कि आप अपने अधिकार तो जानते हैं, आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या, आपके कर्तव्य पर भी आप काम करें। तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपा मलिक जी और ब्रह्म कुमारी हुसैन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज पर बातचीत के लिए। जिस तरह से आपने अपने अनुभव, जीवन मूल्यों और सकारात्मक सोच की ताकत के बारे में बात की, सच में हम सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। मैं चाहूंगी हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी आए मंच पर और दीपा मलिक जी और ब्रह्म कुमारी हुसैन जी का सम्मान करें। वेलकम ऑन द स्टेज मैम। वार्म वेलकम टू आवर गेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट को, जिन्होंने हमें बताया कि जीवन में अगर चुनौतियां आती हैं तो उन चुनौतियों से निपटना कैसे है। और ये सम्मान केवल इसलिए नहीं क्योंकि आज आप हमारे मंच पर मौजूद हैं, ये सम्मान इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन को ऐसा बनाया है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा हो। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बातें हमें याद दिलाती है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आध्यात्मिक संतुलन हो और सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस प्रेरक सत्र के लिए आप दोनों का एक बार फिर से दिल से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने हमें बताया कैसे ना केवल अपने जीवन को मुश्किल बनाना है। देखिए, आप दोनों का बहुत बहुत एक बार मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ बैठे थे, सबसे पहले तो शुक्रिया उस मेडिटेशन सत्र के लिए, उस मेडिटेशन सेगमेंट के लिए, जिसके बाद हम सभी एक नए दौर में पहुंच गए, एक नए फेज में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। दीपा मैम, थैंक यू सो मच। Such a wonderful inspiration you are for us.